नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कर देते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। पहली खबर बताते हैं, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस अहम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने हिस्सा लिया। गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक में पीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की और देश में आए बदलाव का भी जिक्र किया। देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आज देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने वाला है। तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। पीएम ने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और अधिक सार्थक बनाना चाहिए। आगे किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। बैठक में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कई अहम बातें कही। पीएम ने कहा कि भारत के व्यवसायों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना चाहिए। यह हमें वैश्विक अवसरों को हासिल करने में मदद करेगा। भारत के नागरिकों के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये भारतीयों की आकांक्षाओं को प्राप्त करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद से गांव और शहरों में मिलाकर 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है। देश के 6 शहरों में आधुनिक तकनीकी से घर बनाने का एक अभियान चल रहा है। 1 महीने में नई तकनीकी से अच्छे घर बनाने के नए मॉडल तैयार हों। पानी की कमी और प्रदूषित पानी से होने वाली बीमारी लोगों के विकास में बाधा न बने, इस दिशा में मिशन मोड में काम हो रहा है। जल मिशन के बाद से 3.5 करोड़ से भी अधिक ग्रामीण घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ा जा चुका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत के निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे। ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरे उतरे। केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की है। ये देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि कृषि बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, मानव संसाधन विकास, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण और स्वास्थ्य पोषक पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा गया। इस दौरान पिछली बैठक के एजेंडे पर उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की जाएगी। बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्रियों से पीएम ने विकास कार्यों की ओर ज्यादा महत्व देने के लिए कहा। अहम बात यह भी कि केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम शुरू की है, जिसके जरिए देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है। राज्यों को इस स्कीम का पूरा लाभ लेते हुए अपने यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स की दरें कम करने का लाभ भी राज्यों को उठाना चाहिए। दिल्ली पुलिस के लिए नासूर बन चुका लखा सिधाना ने एक नया वीडियो जारी किया है। उसने सिर्फ वीडियो ही नहीं जारी किया बल्कि दिल्ली पुलिस को इस नए वीडियो के जरिए एक खुली चुनौती भी दी है। लखा सिधाना पर 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे हैं। साथ ही वो जानता है कि उस पर देशद्रोह का भी आरोप है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसने चेहरे पर शिकन दिखाई नहीं दे रही। दिल्ली में 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में पंजाब के गैंगस्टर लखा सिधाना को पुलिस तलाश रही है।
इस बीच फरार चल रहा लखा सिधाना सोशल मीडिया पर सामने आया है और किसानों के समर्थन में पोस्ट की है। लखा सिधाना गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में दीप सिंह सिद्धू के बाद सबसे बड़ा आरोपी है। लखा सिंह सिधाना पिछले 25 दिनों से दिल्ली पुलिस को छका रहा है, लेकिन इस बार उसने पंजाब के नौजवानों से बठिंडा में 23 फरवरी को इकट्ठा होने का ऐलान किया है। इस करके मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਪੁਰੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਰਾਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੜ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ, ਜੂਝਣਗੇ ਨੌਜਵਾਨ। लखा सिंह ने कहा 23 फरवरी को बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में गिनती होनी चाहिए, लाखों की गिनती होनी चाहिए उस दिन। आओ मेरे भाइयों, बड़ी संख्या में बठिंडा जिले महराज पिंड में आओ, उधर ही प्रदर्शन रखा गया है। आओ मेरे भाइयों, बड़ी संख्या में कोशिश करें ताकि पता लगे कि हम किसान आंदोलन के साथ हैं। लखा सिधाना अच्छी तरीके से जानता है कि उस पर देशद्रोह जैसे आरोप लगे हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार सोशल मीडिया पर अपने वीडियो डालकर दिल्ली पुलिस को चिढ़ा रहा है। लखा सिधाना 26 जनवरी की हिंसा के सबसे बड़े मुलजिमों में से एक है। लखा सिधाना ने फरवरी के महीने में अब तक कुल 3 वीडियो जारी किए हैं। सबसे पहले उसने 6 फरवरी को चक्का जाम करने के लिए किसानों को उकसाया था। उसके बाद उसने 11 फरवरी को एक वीडियो जारी करके दीप सिंह सिद्धू के पक्ष में एक वीडियो जारी किया। वहीं अब उसने 23 फरवरी के लिए प्रदर्शन का नया ऐलान किया है, जिसमें एक बार फिर साजिश की बू आ रही है। पंजाब के बठिंडा में रहने वाला लखा सिधाना अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं और पहले कई मामलों में गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लखा सिधाना का असली नाम लखबीर सिंह सिधाना है और वो कबड्डी का अच्छा खिलाड़ी था, लेकिन अपराध दुनिया में पैर रखने के बाद उसने अपने नाम और शौक दोनों को छोड़ दिया। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम स्थिर रहने के बावजूद देश में ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। जाने कितना महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 37 से 39 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 38 से 39 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहरों में पेट्रोल की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 39 पैसे बढ़कर 90.58 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का दाम 37 पैसे की बढ़त के साथ 80.970 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल में 31 पैसे और डीजल में 33 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई थी। कल
दिल्ली में पेट्रोल ने 90 रुपए के स्तर को पार किया था। वहीं अगर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में पेट्रोल की खुदरा कीमत 100 रुपए के पार पहुंच चुकी है। इसकी वजह वहां पर स्थानीय करों का अधिक होना है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल का भाव 97 रुपए प्रति लीटर चला गया है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल की 88.06 रुपए प्रति लीटर कीमत हो गई है। यहाँ पेट्रोल का दाम 100 रुपए से मात्र 3 रुपए कम यानी 97 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। पेट्रोल की कीमत में 38 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल 39 पैसे बढ़कर 87.06 रुपए प्रति लीटर पर है। अन्य शहरों में भी पेट्रोल डीजल के दाम रोज नए रिकॉर्ड स्तर को छू रहे हैं। देश में महंगाई आसमान छू रही है, जिसमें चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो या फिर गैस या फिर बाकी जरूरी चीजें, लगातार बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही है, जिसमें सबसे तेजी से तेल की कीमतों में बढ़त हो रही है। अब इस बेलगाम महंगाई पर सियासत से परे कुछ लगाम लगेगी या आम जनता यूं ही महंगाई के बोझ तले झुलसती रहेगी। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतें क्या हैं, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। इस वक्त देश जिस तरह से महंगाई की मार को झेल रहा है, उस पर महंगाई डाइन खाए जाते हैं। लाइन बिल्कुल सटीक बैठ रही है। जी हाँ, हर व्यक्ति इस संकट का सामना कर रहा है। वहीं महंगाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। महंगाई को लेकर नेताओं के अजीबोगरीब बयान सामने आ रहे हैं। क्या कहा है नेताओं के, आइए हम आपको बताते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। इस वक्त बढ़ती महंगाई का मुद्दा खुलकर उछाला जा रहा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोग काफी परेशान हो रहे हैं। पूरे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच आए दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। हमारे देश में महंगाई आसमान छू रही है, जिसमें चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो या फिर गैस या फिर बाकी जरूरी चीजें। लगातार बढ़ती महंगाई एक आम आदमी की कमर तोड़ रही है, जिसमें सबसे तेजी से तेल की कीमतों में बढ़त हो रही है। महंगाई को लेकर सरकार का घेराव शुरू हो गया है। विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं। धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। विपक्ष से लेकर आम जनता तक सभी सरकार से बढ़ती महंगाई को लेकर सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की महंगाई में आम जनता अपना कैसे गुजारा करेगी, क्योंकि अभी पिछले साल कोरोना महामारी के चलते लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अभी आर्थिक हालात ठीक ही तरह से पटरी पर नहीं आए थे और ऊपर से ये बढ़ती महंगाई। हम आपको बता दें कि महंगाई को लेकर नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। वही महंगाई पर बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद द्वारा दिया गया बयान चर्चा में रहा। शुक्रवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री की जुबान फिसल गई और वो बोल गए कि महंगाई की आदत लोगों को हो जाती है, इससे आम जनता परेशान नहीं है। और क्या कुछ कहा नारायण प्रसाद ने, आइए आपको सुनाते हैं। लेकिन तेल का दाम जो बढ़ोतरी होगा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही, और पुनः इस पर जो हमारे लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तो खास लोग आपको गाड़ी से वहीं इसी के साथ बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने भी महंगाई को लेकर अटपटा बयान दिया है। दरअसल जब पत्रकारों ने डिप्टी सीएम रेणु देवी से पूछा कि विपक्ष सदन में महंगाई के मुद्दे पर हमला करेगी तो उनका क्या जवाब होगा, तो उन्होंने कहा कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उन्होंने
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि कोई महंगाई नहीं है, पेट्रोल डीजल बाहर से आता है, ऐसे में बाहर रेट बढ़ेंगे तो यहां भी बढ़ेगा। और इस बारे में डिप्टी सीएम ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए भैया, कोई महंगाई नहीं है जब आपके पास पेट्रोल और डीजल बाहर से आते हैं। अगर बाहर का जो भी रेट होगा तो रेट यहाँ बढ़ता ही है। अगर यहाँ का जो चीज़ है वहाँ तो कोई महंगाई है नहीं, तो आप कैसे कहिएगा। देश में फिर कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार 5वें दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 13,983 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 101 लोगों की मौत हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने डराना शुरू कर दिया है। पिछले 4 महीने तक कोरोना मरीजों की संख्या घटने के बाद अब एक बार फिर से इसमें तेजी देखने को मिली है। कोरोना से संक्रमित मरीजों के मामले में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में संक्रमित मरीजों की संख्या में तेज उछाल आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 1,09,77,387 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इसमें से 1,06,78,048 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। पूरे देश में कोरोना के सक्रिय मामले फिलहाल 1,43,127 हैं, तो वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1,56,212 तक पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के सक्रिय मामले बढ़े हैं। इससे कोरोना की एक्टिव दर भी बढ़ गई है। इसके अलावा कोरोना की रिकवरी दर बढ़ने में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में देश में 10,307 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। इससे रिकवरी दर बढ़कर 97.27% हो गई है। कोरोना मृत्यु दर फिलहाल 1.42% है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों की लापरवाही के मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लोकल ट्रेनों के संचालन से भी संक्रमण फैल रहा है। विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस से बचाव के उपायों पर सख्ती के साथ अमल करने का अनुरोध किया है। अब तक पूरे देश में 21 करोड़ से ज्यादा कोरोना जांच की जा चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 19 फरवरी 2021 तक 21 करोड़ 2,61,480 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिनमें से 7,86,618 टेस्ट एक दिन में किए गए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,07,15,204 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें से बीते 24 घंटों में 5,27,197 लोगों को टीका लगाया गया है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। दिल्ली में रातों रात एक हनुमान मंदिर प्रकट हो गया। ये मंदिर कैसे बना, किसने बनाया, ये कोई नहीं जानता। अतिक्रमण हटाने के दौरान हनुमान मंदिर को जब हटाया गया था तब इस पर जमकर राजनीति हुई थी। अब मंदिर के फिर से बनने पर भी राजनीति चमकाई जा रही है। आम लोगों के साथ साथ बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता मत्था टेकने पहुंचे, तो वहीं मंदिर में आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक भी पहुंच गए। ये वही जगह है जहां अदालती आदेश पर मंदिर गिराया गया था और पुराने मंदिर से चंद मीटर की दूरी पर अब नई मूर्ति विराजमान हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। दो दिन पहले तक चांदनी चौक के जिस हनुमान मंदिर को तोड़े जाने को लेकर राजनीतिक दलों में खींचातान चल रही थी, शुक्रवार को वहीं पर नेताओं का तांता लगने लगा। वजह ये कि गुरुवार को उसी जगह रातों रात मंदिर खड़ा कर दिया गया।
अब वहां पर बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी, राजनीतिक दलों के नेता दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी हां, दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात हनुमान जी की मंदिर बनाई गई है। और खुद को दूसरों से ज्यादा हनुमान भक्त बताने की होड़ भी लग गई है। जब बीजेपी की नेता मंडली भजन पूजन करने गई तो आम आदमी पार्टी कहां पीछे रह सकती है। एक तरफ जहां बंगाल में भगवान पर सियासत हो रही है तो वहीं दिल्ली भी पीछे नहीं है। दिल्ली के चांदनी चौक में जहां अदालत के आदेश के बाद जिस मंदिर को गिरा दिया गया था, उसी पुराने मंदिर से चंद मीटर की दूरी पर अब नई मूर्ति विराजमान हो गई और सियासी चढ़ाई भी शुरू हो गई। जब बीजेपी के नेता मंदिर पर पूजा करने पहुंचे तो आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक भी हनुमान जी की पूजा करने पहुंच गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। चांदनी चौक स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि दिन भर हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया है। मंदिर को चारों तरफ से भव्य रूप से भगवा झंडों, गुब्बारों से सजाया गया है। बीजेपी के नेताओं का मंदिर में आने का कार्यक्रम है। हालांकि मंदिर दोबारा बनाने की अनुमति किसने दी, इस बारे में मंदिर के पुजारी को जानकारी नहीं है। मंदिर समिति कोर्ट में क्या जवाब देगी, इसको लेकर भी स्पष्टीकरण नहीं है। आपको बता दें कि ये मंदिर चांदनी चौक की मुख्य सड़क पर बना हुआ था, जिसे पिछले महीनों भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी अमले ने यहां से हटा दिया था। उत्तर दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी का कहना था, चांदनी चौक में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसके तहत ही वहां के प्राचीन मंदिर को कोर्ट की इजाजत लेकर हटाया गया था। अब ठीक उसी जगह पर स्टील के एक स्ट्रक्चर के भीतर हनुमान जी की वही प्रतिमा लाकर रखी गई है जो पहले वाले मंदिर में थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केजरीवाल को चांदनी चौक में भव्य हनुमान मंदिर निर्माण में सहयोग देना चाहिए और अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस तो आप और बीजेपी दोनों पर आरोप लगा रही है। बहरहाल नेताओं के बीच बयानबाजी जारी है, पर कोई पक्के तौर अभी तक ये नहीं बता पाया है कि आखिर रातों रात ये मंदिर फिर कैसे और किसने बना दिया। लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्राइम टीवी।